वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए और कुछ पर विस्तृत अध्ययन के बाद अब हम बढ़ते हैं आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष। वैश्वीकरण का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि सामान्यतः वैश्वीकरण के मायने हमारे लिए आर्थिक हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक प्रवाह सबसे ज़्यादा तेज हुआ है। इसमें जो कुछ बदलाव है आर्थिक व्यवस्था में, कुछ बदलाव तो अपने आप हुए हैं, स्वेच्छा से हो गए हैं, और जबकि कुछ बदलाव ऊपर से लादे गए हैं। अर्थात उसमें स्वहित को ध्यान में रखने के बावजूद हमें इन बदलावों को स्वीकार करना पड़ा है। दो तरह के बदलाव अर्थात स्पष्ट हो गया। ये जो दूसरा बदलाव है जो दबाव में है, ये दबाव किनका रहता है? उन देशों का जो हमें मदद कर रहे हों आर्थिक रूप से, उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो हमें लोन देते हों, उन ताकतवर देशों का जो जिन पर हम काफ़ी कुछ मुद्दों पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार ये लादे हुए बदलाव और एक स्वेच्छा से हुए बदलाव, ये कई तरीके के हो सकते हैं। और तरीकों की बात करें तो वस्तुओं के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। जीन्स की कल्पना, जो पैंट आज विश्वव्यापी स्तर पर सभी देशों में फैला है, ये जीन्स एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का नमूना है, उदाहरण है। जीन्स की शुरुआत अमेरिका से हुई और प्रारंभ में उसे पश्चिमी जगत में ही सीमित रखा, लेकिन जो पारंपरिक देश थे, परंपरावादी देश थे, वहाँ जीन्स को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जा रहा था। लेकिन कब तक दुनिया दो खेमों में बटी रहती? अंततः वही हुआ जो होना था। आज जीन्स जो है वो वैश्विक स्तर पर अमेरिकी विचारवाद का, अमेरिकी विचारधारा का एक बढ़ते हुए प्रभाव का, वर्चस्व का बहुत बड़ा नमूना है, बहुत बड़ा उदाहरण है। वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि दुनिया में वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, वस्तुओं का जो व्यापार है, इसमें भारी इजाफा। मोबाइल उत्पादन अमेरिका में होता है या कोरिया में होता है या जापान में होता है और पूरे विश्व में वो छा जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जापान, कोरिया में नई कारें आती हैं। एलन मस्क नई कार निकालता है, नई टेक्नोलॉजी लाता है और पूरा विश्व उससे 2 दिन में प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार वस्तुओं का व्यापार इस वैश्वीकरण का बहुत बड़ा परिणाम है। अलग अलग देश जो हैं वो अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। आखिर प्रतिबंध क्यों लगता है? ताकि दूसरे देश का माल यदि मेरे देश में आ रहा है तो निश्चित रूप से मेरे देश में बनने वाला उस तरह का माल कम बिकेगा। यदि विदेशी माल मजबूत है, यदि विदेशी माल क्वालिटी में, गुणवत्ता में अच्छा है, यदि विदेशी माल की कीमत कम है, तो देश के अंदर के जो उस श्रेणी के उत्पाद हैं उसे कौन खरीदेगा? ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? कर बढ़ा देती है। उस माल की कीमत को कई गुना बढ़ाकर बेचने का आदेश देती है और गुना बढ़ाते हुए अर्थात बहुत ज़्यादा कर लगा देती है। ये किसी समय तक ये व्यवस्था बहुत सामान्य मानी जाती थी। देशों के द्वारा कर लगाना एक बहुत सामान्य चीज़ थी। लेकिन 1920-21 के आसपास एक नई विचारधारा आई जिसे कहते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, लेसे फर एंड लेसे पासर। ये क्या व्यवस्था है? इसमें वही उन्मुक्त बाजार। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह दुनिया में पूंजी की आवाजाही पर भी अब बहुत कम प्रतिबंध है। अर्थात अमेरिकन डॉलर
पूरे विश्व में छाया हुआ है। भारत का रुपया भी बहुत से अन्य देशों में अब स्वीकृत है। रूस का रूबल भी अब अन्य देशों के द्वारा स्वीकृत है। तो इस प्रकार इस पूंजी की आवाजाही में लगने वाला प्रतिबंध भी कम हो गया है। ये वैश्वीकरण का परिणाम है। व्यावहारिक धरातल की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी देश के निवेशकर्ता यदि कोई निवेश करना चाहे तो अमेरिका में, आइसलैंड में, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका के कोने के किसी देश में भी अपना पैसा लगा सकता है। वहाँ चाहे वो उत्पादन में लगाए, चाहे वहाँ की संपत्ति में लगाए, अब वह लगा सकता है, जो पहले संभव नहीं था। खासकर विकासशील देशों में लगाने की स्वतंत्रता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मुनाफा बढ़ेगा। याद रखें, मैं बात कर रहा हूँ विकासशील देशों में ऐसी संभावना ज़्यादा है कि लोग पैसा लगाएं, क्योंकि ये बात को आपको आगे और विस्तार से समझना होगा कि इसके परिणाम क्या हैं या दुष्परिणाम क्या हैं। इस ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में विकासशील देश जो हैं वे विदेशी पूंजी को लगातार अपने यहाँ आने दे रहे हैं। यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों की बात करें तो विचारों की तो अब सीमाएं ही नहीं रही, किसी भी तरह की सीमा नहीं रही। संचार माध्यमों से अपनी विचारधारा को थोपने की भी जरूरत नहीं, बल्कि लगातार बस संचार माध्यमों से उसको प्रसारित किया जाए तो पूरे विश्व में एक ही विचारधारा चलती रहती है। सीमाओं की अब कोई बाधा नहीं रही। उनका प्रवाह जो है वो अब पूरी तरह आबाद हो गया है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाएं इसका उदाहरण है। तो वस्तु और विचार, इनका आदान प्रदान वैश्वीकरण को ले जाता है। जो भी हो, वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लोगों की आवाजाही मतलब शारीरिक रूप से उस भौगोलिक दूरी को तय करने की दिक्कत है, उसके लिए समय निकालने की दिक्कत है। तो अर्थात भौगोलिक आवाजाही से ज़्यादा विचार और पूंजी ये बढ़ गए हैं। विकसित देश जो हैं वो अपनी वीसा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को तो बड़ी सतर्कता से गार्ड किए हुए हैं, उसे अभेद्य बनाए हुए हैं। वहाँ पर निरंतर एक तरीके से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बना के रखी है, ताकि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के नागरिक इन विकसित देशों में आकर नौकरी धंधे में पूरी तरह न खप जाए। एक और जहां विकसित देश ऐसा कर रहे हैं, वहीं विकासशील देश अपने द्वार पूरे खुले रखे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? विकसित देशों की विचारधारा, विकसित देशों से आए हुए लोग, विकसित देशों की पूंजी इन नवोदित राष्ट्रों में पूरी तरह खपाई जा रही है। ये इसका अगला परिणाम। और ये आर्थिक मुद्दों की बात कर रहा हूं। यदि मैं वैश्वीकरण के परिणामों की और बात करूं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि एक समान नीति सभी देशों के लिए नहीं होती। यदि हम एक समान नीति की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह परिणाम समाप्त होंगे। परिणाम निश्चित रूप से बदल सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, ये अलग अलग देश, इनकी सरकारों का रवैया अलग अलग बदला हुआ रहेगा। और भले ही वे आर्थिक नीतियां एक ही अपनाए हों, चाहे हम उसे निजीकरण की नीति बोलें या हम उदारीकरण की नीति बोलें, नीति भले ही एक हो, परिणाम अलग अलग उठेंगे, परिणाम अलग अलग रहेंगे। ये आपको याद रखना होगा। विश्व के विभिन्न भागों में आप नीतियां समान होते हुए भी इसकी जो परिणति है वो अलग अलग पाएंगे। यहाँ हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं, उसकी चेष्टा ही ना करें, बल्कि संदर्भ विशेष को लेकर हमें देखना होगा कि किस प्रकार वैश्वीकरण के मद्देनज़र
आर्थिक बदलाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हुआ है, यद्यपि आर्थिक नीतियां समान हैं। आर्थिक वैश्वीकरण या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसके दूरगामी परिणाम से तात्पर्य है इसने समाज के सभी आयामों को प्रभावित किया, और न केवल सभी आयामों को प्रभावित किया है बल्कि इसके कुछ अच्छे परिणाम हैं तो इसके कुछ बुरे परिणाम भी कुछ विद्वानों को नज़र आते हैं और जिसकी वो आलोचना करते हैं। इसको लेकर अर्थात आर्थिक वैश्वीकरण के मुद्दे को लेकर पूरे विश्व में, जिसमें भारत भी एक है, वहाँ जो जनमानस है, सरकारें हैं, वो बट गई हैं, बड़ी गहराई आ गई दोनों में, काफ़ी दूरियां हो गई हैं। इसके कारण कई जगह तो सरकारें अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है। वो कहती है ये तो जनता का काम है, तो इसलिए हमारा ध्यान इस पर नहीं रहेगा, हम कुछ और कार्य करेंगे। जनता पूरी तरह अब मार्केट फोर्सेस पर निर्भर हो गई, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिनके पास संसाधन ना हो, आर्थिक संसाधन, वे दिन ब दिन गिरते हैं। इसी के साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि उनका कहना है ये तो समानता नहीं है, यहाँ तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो किस बात की सामाजिक समानता। इसको लेकर भी काफ़ी मतभेद आए हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बहुत छोटे तबके को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि सरकारों ने हाथ खींच लिया है, मार्केट फोर्सेस निजी तत्वों के हाथों में है, निजी पार्टियों के हाथों में है, और वे लोग जैसा चाहें वैसा बाजार बना रहे हैं। जिसके पास धन है वो और धनी हो रहा है, और जब और धनी हो रहा है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास? इन्हीं गरीबों से आ रहा है, जिनकी संख्या विश्व में 70% कमोबेश होगी। तो छोटे तबके का फायदा, जबकि नौकरी और जन कल्याण के जो कार्यक्रम है उसमें भी सरकार के द्वारा हाथ खींच लिए जाने से अब ये लोग बहुत बदहाल हो गए हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कोसों दूर चली गई है। वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव में, के परिणाम में जन कल्याण की बातें करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये सब अब पीछे के मुद्दे हो गए हैं सरकार के लिए। परिणाम इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उसी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है जो धन से वंचित है और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, अर्थात निर्धन वर्ग। सामाजिक न्याय के पक्षधर में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, संस्थागत उपाय किए जाने चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए, या ये कहें कि आर्थिक वैश्वीकरण के जारी रहते हुए कैसे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और इस प्रकार का एक कवच, सामाजिक सुरक्षा का कवच बनाया जाए, ताकि लोग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन पर वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव, वैश्वीकरण के बुरे परिणाम उन पर कम से कम हो, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। कम से कम आर्थिक रूप से वो संपन्न न रहें, पर जन कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा उन्हें मिलते रहना चाहिए। अस्पताल, शिक्षा आदि उनके लिए उपलब्ध होती रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ग्लोबल वैश्वीकरण, ग्लोबल इकोनॉमी के सेटअप में ये संभव नहीं हो पा रहा है। दुनिया के जो बहुत सारे आंदोलन भी हुए, उनका ये मानना है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की जो बात करते हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, वो अव्यावहारिक है, और कहने भर को केवल इसके बारे में ढपली बजाई जाती है,
लेकिन पर्याप्त उपाय होते नहीं और उपाय निकालने भी संभव नहीं है। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने के लिए लगातार आवाज उठाई है। और बलपूर्वक वैश्वीकरण का तात्पर्य है जहां सरकारें लाद रही हैं ऐसी वैश्विक व्यवस्था को, जहां सरकारें अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उसमें भारत भी अछूता नहीं रहा है और वो आवाज़ लगातार बुलंदी पर रही है। लेकिन धनाढ्य वर्ग की ताकत इतनी कि सरकार उनके सामने झुकते हुए हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बच रहा है। गरीब देश, परिणाम क्या है? ऐसा समझा जा रहा है, ऐसी शंका है कि आने वाले समय में ये लोग एक आर्थिक तंगी कंगाली से गुजर जाएंगे, के दौर में आ जाएंगे, उसकी कगार पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो धनाढ्य वर्ग, संपन्न वर्ग अपने अनुसार कीमतें तय करेगा, अपने अनुसार प्रोडक्ट तय करेगा, अपने अनुसार माल तय करेगा, आयात निर्यात करेगा। अर्थात वह तय करेगा कि ग्राहकों को क्या दिया जाए और कितने में दिया जाए, सरकारें नहीं। और जनहित की बात करें तो ये जनहित की इच्छाओं से तो कोसों दूर रहेगा। तो इसलिए पूरी संभावना इन लोगों की है, शंका इन लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है, एक बड़े वर्ग के द्वारा, कि ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बहुत से देश आर्थिक बर्बादी की ओर चले जाएंगे, आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। और इसके कुछ परिणाम वर्तमान में हम कुछ देशों में देख भी रहे हैं। ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में जो श्रीलंका में हुआ और पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में जो देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक परिणाम हो सकता है। खासकर इन देशों के जो गरीब लोग हैं वे बदहाल हो चुके हैं और बदहाल होने की स्थिति में हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने वैश्वीकरण को एक तरीके से पुनः उपनिवेशकरण का नाम दिया है। ये कुछ नहीं है, उनका कहना है यह पुनः उपनिवेशकरण का ही एक रूप है। पूर्व में उपनिवेशकरण जो होता था, जिसके बारे में आपने विस्तृत रूप से अन्य अध्यायों में पढ़ा होगा कि उपनिवेशकरण या कोलोनाइजेशन क्या है, तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों के ग्रुप का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी या वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण कुछ नहीं है, बल्कि ये उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। उपनिवेशवाद को लादने का एक नया आधुनिक तरीका हो गया है और इस प्रकार ये पुनः उपनिवेशवाद के इतिहास को दोहराने का एक प्रयास है। आर्थिक वैश्वीकरण की ये बुराइयां एक और जहां दृष्टिगोचर हो रही हैं और समाज का एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित होते हुए दिख रहा है और बहुत सारे अर्थशास्त्री जहां इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थक भी हैं और उन समर्थकों का कहना है कि इससे समृद्धि बढ़ती है। एक विस्तृत दायरे में देखें तो समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। खुलेपन होने से क्या होता है फ़ायदा कि सब कुछ उपलब्ध रहता है, अलग अलग कीमतों में उपलब्ध रहता है और ग्राहक के पास ये चॉइस रहती है कि वह कौन सा सामान किस दर पे कितना खरीदे। ये खुलापन कहलाता है। और साथ ही साथ समृद्धि बढ़ने का कारण यह होता है कि इससे लोगों का जो धन का लेन देन है, आदान प्रदान, वो बढ़ता है और ये समृद्धि को बढ़ावा देता है, खुशहाली बढ़ती है। भारत के संदर्भ में यदि आप देखें तो जब से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वास्तव में 1991 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जो व्यवस्था लागू की गई, और बल्कि वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे,
तो वित्त मंत्रित्व काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये व्यवस्था लागू की गई जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद आप देखते हैं कि वास्तव में समृद्धि में काफ़ी विकास वार्धक्य हुआ है, लोगों की खुशहाली बढ़ी है। अब लोगों के पास बहुत चॉइस है, चाहे वो गाड़ियों की बात करें, चाहे टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री और भी बहुत कपड़े आदि आदि, इनकी अब चॉइस है लोगों के पास। खुशहाली इसीलिए बढ़ी है। तो इस तबके का तर्क बढ़ती हुई खुशहाली को लेकर है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि व्यापार भी बढ़ता है, और जब व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पैसा भी आएगा, हर देश को बेहतर दिखाने का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होगा, उनका ये कहना है। क्योंकि एक देश के संसाधन जो वहाँ नहीं खपाए जा सकते वो दूसरे देश में तो खपाए जा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे देश में उपलब्ध सामान जिसे हम नहीं बना सकते वो अब हमें भी उपलब्ध है। आप इस बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत होंगे। आजकल जो ऑनलाइन परचेज खरीदी की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम विश्व के किसी भी स्थान से कोई सा भी प्रोडक्ट अपनी पसंद का खरीद सकते हैं, और उसमें भी चॉइस है। तो ये खुशहाली का एक पैमाना है, और उनका कहना है कि व्यापार में भी फ़ायदा होगा, खुशहाली भी होगी, धन भी बढ़ेगा और समृद्धि भी बढ़ेगी। पूरी दुनिया को कुल मिलाकर इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ इनका ये कहना है कि फ़ायदा तो है ही, साथ ही ये भी मानना होगा कि वैश्विक आर्थिक वैश्वीकरण अब अपरिहार्य प्रक्रिया है, अनअवॉइडेबल, अनएस्केपेबल। अब उससे आप बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। कोई देश कितना भी कहे कि हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहते, तो वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, वो और निर्धनता की कगार पे पहुंच जाएगा, क्योंकि विश्व का सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चला है कि इसमें शामिल होने में ही हमारी भलाई है। और इसलिए इस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में बोलने वाले विद्वान कहते हैं कि ये तो अब अपरिहार्य हो गया है, और इतिहास की धारा को अब मोड़ा नहीं जा सकता पीछे। इतिहास की धारा को अब उसमें कोई बाधा भी नहीं डाली जा सकती, और इसमें किसी तरह का अवरुद्ध करना, बाधा डालना एक तरीके से मूर्खता होगी, कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस सोच ने भी बहुत सारी सरकारों को विवश कर दिया है कि वे येन के देर सबेर ग्लोबल सिस्टम में अपनी अर्थव्यवस्था को ढाल लें, क्योंकि उनको ये भय सताता है कि कल को कहीं हमारे शामिल ना होने से हमारे देश का नुकसान हुआ तो उसके लिए जनता हमें ही दोष देगी, और इसलिए बेहतर है हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपने को मोड़ लें। अब एक पहलू तो ये हुआ जो बिल्कुल इसके समर्थक हैं, और दूसरे वे जो उसके कट्टर विरोधी हैं। इसके अलावा एक बीच में एक मध्यम मार्गी लोग भी हैं। मध्य मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां तो पेश की हैं। निश्चित रूप से वो इस बात से सहमत हैं कि जो चुनौतियों का जिक्र मैंने पूर्व में किया है वो चुनौतियां तो हैं, लेकिन यदि हम सजग रहें, सचेत रहें, तो इन चुनौतियों से हम पार पा सकते हैं। इन चुनौतियों का बुद्धिमत्ता से यदि हम सामना करें तो वैश्वीकरण से जुड़ने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं। अर्थात सेलेक्टिव, हम थोड़ा सा उसमें सेलेक्टिव रहें, चूजी रहें। बहरहाल इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें जो पारस्परिक निर्भरता से हम मुख नहीं मोड़ सकते, उसकी रफ्तार भी अब बहुत तेज हो चली है, और इस प्रकार पारस्परिक निर्भरता
के साथ अब हमें चलना जरूरी हो गया है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय और लोगों के बीच एक तरीके से जुड़ाव भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सरकार व्यवसाय को बढ़ाने और लोगों को और धनी बनाने में जो मार्ग में बाधाएं आती हैं उनको हटाने का काम करती है। उन बाधाओं को मार्ग से हटाने का काम करती है, प्रशस्त करती है मार्ग, और ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात निर्यात हो, व्यापार हो, लेन देन हो। तो इस प्रकार इन तीनों जो वर्ग हैं, चाहे सरकार हो या व्यवसायी हो या सामान्य जनता जनार्दन हो, लोग हों, इनके पारस्परिक संबंध बढ़ गए हैं। एक दूसरे से निर्भरता बढ़ी है। स्वाभाविक है, निर्भरता बढ़ने पर पारस्परिक निर्भरता का जो शब्द है वह सही बैठता है। अब हम आते हैं आर्थिक ग्लोबलाइजेशन के बाद अगले पहलू पर, सांस्कृतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव को हमने देख लिया और कुल मिला के ये मान लिया कि ये अनअवॉइडेबल है, हमें इसके साथ चलना है। हाँ, कोशिश ये रहे कि इसके दुष्प्रभाव नियंत्रित रहें। सामाजिक प्रभाव क्या है इसको भी देखा। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, अब हम देखें कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। सांस्कृतिक विभिन्नता को आप ध्यान में रखें। जब वैश्वीकरण हो रहा है और एक विश्व ग्लोबल विलेज की जैसा हो रहा है, संकुचित हो रहा है, पास पास आ रहा है, तो अमेरिकन सभ्यता का प्रभाव वियतनाम में, भारत की सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता का पहनावा का प्रभाव रूस में, दक्षिण अमेरिका के देश जो हैं उनका प्रभाव एशिया में, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में, बहुत सामान्य बात हो गई है। हर जगह के बने हुए प्रोडक्ट, हर जगह की अपनी परंपराएं, हर जगह की अपनी संस्कृति है। पहले जहां ये संस्कृति और परंपराएं एक दायरे में रहती थी, अब वो दायरा, अब वो सीमाएं टूट चुकी हैं। वैश्वीकरण ने उन सीमाओं को बहुत कमज़ोर कर दिया है और इस आदान प्रदान, बाजारू कल्चर, व्यापार के परिणाम स्वरूप परंपराएं, संस्कृति, वैल्यूज़, ये सब एक दूसरे की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। हम इस कथन से सहमत नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ी है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इसने विभिन्नता को जन्म दिया है। ये गलत बात है। हाँ, दूसरे की संस्कृति हमसे कितनी भिन्न है ये स्पष्ट हुई है, ये अब स्पष्ट दिखने लगा है, क्योंकि संवाद, सोशल मीडिया, नेटवर्क, इसके कारण वीडियोस, इमेजेस, इसके कारण बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि दूसरे देशों की, दूसरे जगहों की संस्कृति कितनी कितनी भिन्न है एक दूसरे से। तो भिन्नता तो सामने आई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं माना जाए कि विभिन्नता बढ़ गई है, बल्कि ये कहा जाए कि इससे दुनिया के विभिन्न भाग जो हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक आने लगे हैं। तो इस प्रकार विद्वानों का ये कथन कि इसने विभिन्नताओं को जन्म दिया है गलत है, बल्कि इसने एक दूसरे की विभिन्नताओं को सामने लाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक दृष्टि से अब हम एक दूसरे के काफ़ी निकट आ रहे हैं। दूसरे देश का पहनावा, दूसरे देश का त्यौहार, दूसरे देश की भोजन पान की आदतें, दूसरे देश का जीवन सहन पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। जैसे कि भारत का, हम अपने देश का उदाहरण ले लें, जो कुछ खाते पीते पहनते और सोचते हैं सब पर हम ये सांस्कृतिक प्रभाव ग्लोबलाइजेशन का दिखाई देता है। चाहे हम पिज़्ज़ा हट की बात करें, मैकडॉनल्ड की बात करें, या हम खाने पीने की अन्य चीज़ों की, मोमो आदि, ये सब जो चीज़ें हैं जो पश्चिम से आई हैं। ऐसे हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में भी जो पश्चिमी सभ्यता का असर हमारे यहाँ के इस नए जनरेशन पर दिखाई देता है। रहन सहन की बात करें तो कपड़े पहनावे में तो पश्चिमीकरण काफ़ी भारत में हावी हो चुका है। हम एक तरीके से हम कहें कि हमारे देश की संस्कृति
दूसरे देश में काफ़ी तीव्रता से फैल रही है, उसी प्रकार दूसरे देश की संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज हमारे देश में हावी हो रहा है। आज हम पश्चिमी देशों की तरफ फ्रेंडशिप डे मनाते हैं और ऐसे न जाने कितने तरह के डे मनाए जा रहे हैं जो पश्चिमी सभ्यता की पहचान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत भी सांस्कृतिक प्रभाव से अछूता नहीं है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं, आज जो भी बातों को हम अपनी पसंद कहते हैं, चाहे खाने की चीज़ों की बात करें या कपड़े लत्तों की बात करें या जीवन शैली की बात करें, तो वे सब क्या हैं? वे सब वैश्वीकरण के असर से ही तय हो रहा है। ये क्या है? वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है। आज हम अपने पुराने तरह के फर्नीचर, झूले, पलंग आदि भूल चुके हैं और पश्चिमी चीज़ें अपना रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है। हमारी संस्कृति भी उसी प्रकार विश्व स्तर पर फैल रही है। कुछ लोगों का तर्क ये रहता है कि बर्गर या नीली जीन्स की लोकप्रियता का रिश्ता जो है वो अमेरिका की जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति हमेशा कम ताकतवर संस्कृति की समाज को अपनी छाप छोड़ देती है। तो ये अमेरिकी सभ्यता का जो जीन्स और बर्गर आया है, ये उसकी बढ़ी हुई शक्ति का परिचायक है और दूसरी ओर ये हमारी कमजोर शक्ति का परिचायक है। पर ऐसा नहीं है। संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति उसे बनाती है। जो ये तर्क देते हैं कि अक्सर दुनिया के मैकडॉनल्डीकरण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकन ढर्रे पे ढालने लगी है। बिल्कुल सही कहा कि मैकडॉनल्डीकरण हो रहा है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, बर्गर, पिज़्ज़ा हट, KFC, मोमो, ये सब आजकल की सामान्य चीज़ें हो गई खाने की। और जो हमारी क्षेत्रीय जो भोजन पान में जो बहुत अहम चीज़ें हुआ करती थीं, वो लुप्त प्राय हो चली हैं। और इसका कारण क्या बताते हैं कि ये अमेरिका की बढ़े हुए प्रभुत्व का परिचायक है। जिसका प्रभुत्व जितना ज़्यादा, उसकी संस्कृति उतनी ही हावी, और इसीलिए मैकडॉनल्डीकरण की बात वो करते हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिकन ढर्रे पे ढालना ये इन देशों की विवशता हो जाएगी, क्योंकि इसे पूरे विश्व की वर्चस्वता प्रभावित कर रहा है। अमेरिका पूरे विश्व में अपनी वर्चस्वता से प्रभाव छोड़ रहा है। ये भय है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहीं हम भूल ना बैठें, कहीं समाप्त प्राय ना हो चले। इसीलिए केवल गरीब देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए आर्थिक ग्लोबलाइजेशन खतरा है। तो इनका भय सतत रूप से इस बात की ओर है कि हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं, अपनी धरोहर खो रहे हैं, और पाश्चात्यीकरण और इशारा अमेरिका की ओर है, उस ओर हम मुखातिर हो रहे हैं, लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसका परिणाम एक दिन, जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, हम कंगाली आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं देखेंगे, बल्कि कंगाली अपने स्वयं के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखेंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ साथ तो इनके आरोप और भी हैं, लेकिन ये मान लेना भूल है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक है। ये बात गलत है। जैसा कि आर्थिक वैश्वीकरण के मद्देनज़र सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को हमने सोचा, ऐसे ही सांस्कृतिक प्रभाव की भी यदि बात करें तो उसके भी दोनों पहलू हों। हर चीज़ के दो पहलू होते ही हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, नकारात्मक क्या थे, इसका जिक्र मैंने कर दिया। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थायी हो, चिरंतन हो,
वो बदलती रहती समय के साथ साथ। आज भी जो हमारी संस्कृति है वो 1000 वर्ष पूर्व की संस्कृति से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस 1000 वर्षों के दौरान जो विभिन्न संस्कृतियां भारत में आईं, उन संस्कृतियों ने अपनी प्रभाव छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी और एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसमें भारत की मूल संस्कृति का पुट निश्चित रूप से ज़्यादा है। तो यहाँ भी वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाहरी प्रभाव तो होगा, तो हम बाहरी प्रभाव स्वीकार करते हैं। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। मैकडॉनल्डीकरण को लेकर जो संशय इन कमज़ोर देशों में बना हुआ है वो उस हद तक जायज़ नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, उसकी नींव स्वयं अच्छी मजबूत होनी चाहिए। फिर भी चूंकि इस पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे क्रमशः बहुत लंबे अंतराल में खत्म होती है, इसलिए ये भय बना हुआ है कि अधिकतर देश जो कमज़ोर हैं, जिनकी संस्कृति भी उसकी नींव मजबूत नहीं है, वे शायद इसे खो बैठेंगे और ये बात मानवता के लिए उनकी नज़र में खतरनाक है, समूची मानवता के लिए। इसके साथ साथ ये भी कहना गलत होगा कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अभी तक हमने नकारात्मक का जिक्र किया, इसका अर्थ ये नहीं कि इसके सारे प्रभाव गलत हैं, बल्कि कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। जैसे यदि हम मान लें कि संस्कृति कोई जड़ वस्तु है तो ये कहना गलत होगा। संस्कृति इवोल्यूशनरी है, जो समय के साथ बनती है, उदित तो होती ही है और साथ में संगम का काम करती है, विभिन्न संस्कृतियों के संगम का। हर संस्कृति, चाहे वो भारत की ही क्यों ना हो, बाहरी प्रभाव को स्वीकार करती रहती है। हम अपने इतिहास की ओर यदि झांकें तो हिंदू राष्ट्र जो था भारत, उसके बाद मुगलों का आगमन हुआ, उसकी संस्कृति के कुछ हिस्से को हमने अपनाया। उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और एक मिश्रित संस्कृति जिसमें हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, वो आज उजागर हुआ है। तो ये तो एक अच्छी बात है, इसमें कोई गलत धारणा या नकारात्मक धारणा नहीं होनी चाहिए। कुछ जो बाहरी प्रभाव हैं वो ज़रूर नकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पसंद के अनुसार नहीं होंगे। उससे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी जो पसंद है उसमें कमी आती है, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, जीवन यापन की शैली के मामले हों, भोजन के खान पान के मामले हों। कभी कभी ये भी होता है कि बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद इसका दायरा भी बढ़ जाता है, तो कभी इनसे परंपरागत मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का भी परिष्कार होता है। बिल्कुल ये संभव है कि हम अपनी परंपराओं को न छोड़ें और बाहरी संस्कृति के उन मूल्यों को अपने में आत्मसात करें जिन्हें हम अच्छा कहते हैं। यही तो एक अच्छी संस्कृति का परिचायक है। बर्गर, मसाला डोसा, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया था, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। जिसे बर्गर पसंद है, उसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपने स्वयं के भोजन पान को पूर्ण रूपेण तिलांजलि दे दी है, बल्कि एक उनके पास चॉइस और बढ़ी है। बर्गर से इसलिए हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मैकडॉनल्डीकरण से हमें कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। ये तो बल्कि हमारी एक अपनी भोजन की विविधता को बढ़ाता है। इससे मात्र इतना जरूर हुआ है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और जुड़ गई, तो इसमें हम नकारात्मकता क्यों देखें, इसका मैं कोई कारण नहीं देखता। यदि हम जीन्स की बात करें, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, तो हम ये ना भूलें कि कैसे जीन्स पैंट के साथ, और वो भी फटे हुए, उसके साथ हथकरघा पर बुने हुए खादी के कुर्ते आज बहुत पहने जा रहे हैं। अधिकांश युवा वर्ग उसे एक अपना बहुत महत्वपूर्ण पहनावे के रूप में देखता है। यहाँ हम बाहरी प्रभाव
और देशी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण देख रहे हैं। अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में इस तरह की ड्रेस के साथ लोग अपने को सामने लाते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहनावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जहां जीन्स बनता है। जिसने जीन्स का आविष्कार किया, जीन को ईजाद किया, जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने हुए अमेरिका के लाखों लोग अब हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। इस प्रकार अमेरिका ने भी हमारी सभ्यता से कुछ लिया है, और ये जो लेन देन है, संस्कृति का लेन देन, ये संस्कृति को जीवंत बनाए रखती है। मैंने जिस जड़ता की बात की पूर्व में, वो जड़ता उन्हीं संस्कृति में रहती है जो मृत प्राय होने लगती है। सांस्कृतिक समरूपता ये एक दूसरा भाग है। वैश्वीकरण का ये एक अन्य पक्ष है। इसके ठीक उल्टा उसका प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और कुछ विशिष्ट होती जा रही है। इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण अर्थात भिन्नता में एकता और दूसरे तरीके से एकता में भिन्नता। एक देश जहां एकता समेटे हुए है, वहीं उसके अंदर सांस्कृतिक दृष्टि से आप विभिन्न परंपराएं पाएंगे अब, और दूसरी ओर आप ये भी पाएंगे कि किस प्रकार परंपराएं विश्व के सभी देशों में छाई जा रही हैं। यही वैभिन्नीकरण है। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृतियों के मेल जेल में उनकी ताकत दिखाई देती है या उनकी ताकत का सवाल गौण है, उनकी ताकत का सवाल कोई मायने नहीं रखता। परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव जो होता है वो कभी एक तरफा नहीं होता, वो बहुमुखी बहुआयामी होता है।